वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है देखकर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है कि मतलब आज का जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब, फैंटास्टिक और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आखिर ये फैंटास्टिक क्यों है, आखिर ये लाजवाब टॉपिक क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास हमें हर वक्त कहीं ना कहीं किस रूप में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत बच्चों का डिमांड था दो चैप्टर का। जब मैं चैप्टर फर्स्ट को छोड़ रहा था तो कुछ बच्चों ने बार बार मुझसे पूछा कि सर चैप्टर 2 का कब भेजेंगे, चैप्टर 2 का कब बनाएंगे। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि चैप्टर 2 का कब बनाओ, और आज वक्त आ ही गया कि चैप्टर 2 का वीडियो आपके सामने जा रहा है। अब देखिए चैप्टर 2 में हम क्या देखेंगे, एसिड बेस सॉल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो जो ये अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आपके ये घर, दैनिक जीवन, फिर हमेशा उठते बैठते कहीं ना कहीं किसी रूप में देखने को मिलता है। आखिर अब मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि आखिर हमें किस किस रूप में देखने को मिलता है। लेकिन देखो कभी भी हम जब मूवी देखते हैं ना तो मूवी का अधिक कैरेक्टर के बारे में यदि पता चले कि हाँ ये बेहतरीन कैरेक्टर होता है तो मूवी को देखना समझने में और मूवी को बेहतरीन तरीके से उसका मतलब एक रुचि आता है। जो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, साउथ इंडियन मूवी है, ये कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा हर एक बच्चा जानता है, ये इमेज देख के देखो तुरंत समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडियन ये जो जैसे आपको पता चल रहा है कि केजीएफ मूवी के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हाँ इस इमेज के थ्रू देखो इनके कैरेक्टर ही देखो। अच्छा मतलब हीरो को देख के ही बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि बेहतरीन एक कैरेक्टर होगा। अच्छा उस तरह देखो विलेन को लोग ऐसे छाट के विलेन बनाते हैं ताकि मूवी का एक पूरा रोमांच बच्चे शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करे कि हाँ आखिर मूवी में है क्या। और ये विलेन और देख के जैसे केजीएफ में गरुड़ा को देखकर ही बच्चा बाप रे तक खतरनाक विलेन। संजय दत्त का चैप्टर 2 में देखते ही पता चल गया था बाप रे तो खतरनाक विलेन। तो साउथ इंडियन मूवी वाले वैसे उसको पेश ही ऐसे करते हैं ताकि हर एक बच्चा हर एक भारत के कोने में, इंटरनेशनल लेवल पर एक कोने के लोग उसको देखना चाहे। ठीक, तो आखिर एक मूवी के कैरेक्टर को एक कैरेक्टर को हमें बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। और एक कैरेक्टर के अब मान लो मूवी का यदि विलेन बना दिया जाए करण जौहर को, यदि विलेन बना दिया जाए वो उसके राजपाल यादव को, अब आप खुद ही सोचिए ना तो हीरो का कौन से कैरेक्टर को आप पहचाने? हीरो भी ऐसे लल्लू पंजू वाला होगा, वरुण धवन या सलमान खान। लेकिन आप भी सोचो ना कि जिस तरीके का विलेन होगा हीरो की कैपेसिटी भी बेहतरीन तरीके की होगी। तो मैं उसी हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं कि जिस हिसाब से आपका एसिड और बेस के बारे में आप समझेंगे, आप सॉल्ट को उस तरह से लेवल पे आप समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एसिड और बेस यदि आपको एकदम समझ में आ जाए कि हाँ ये, यदि मैं अचानक बोलूं कि नींबू, आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि एसिड है। मैं अचानक बोलूं कि मतलब शराब, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हाँ ये बेस है। तो तुरंत इस तरह से आपका एथेनॉल, फिर जाके एथेनोइक, ये आपको तुरंत नींबू, फिर जाके अमरूद, फिर जाकर आपका इमली, ये नाम लेते ही आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। जिस तरह से आपको एक इमेज देखने से ही तुरंत आपका दिमाग घूम जाता है कि बाप रे मूवी इतना खतरनाक, ट्रेलर ही इतना जबरदस्त होता है ताकि मूवी आप लास्ट तक देखने के लिए तैयार रहते हो। तो उसी तरह आपका एसिड और बेस आपका इतना मस्त तरीके से कंप्लीट होना चाहिए ताकि आपका पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और पूरा एसिड और बेस जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका ये सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम पहले टॉपिक चालू करेंगे। इसलिए पहले जिस तरह हीरो और विलेन को देखकर हम एक इमेज, मतलब हीरो और विलेन को देखकर हम एक इमेज क्रिएट करते हैं कि मूवी कितना खतरनाक होगा, उसी तरह से एक साथ हम एसिड और बेस को देखकर हम क्रिएट करेंगे कि हाँ एक चैप्टर में इतना इंटरेस्टिंग चीज आएगा। इसका ना मेरे कहने का बार मेरा मतलब ये है कि एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो, आपका सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन करके क्लियर हो जाएगा कि हर चैप्टर में रिएक्शन किस तरीके से होगा और क्या क्या है। अब देखिए सबसे पहले मैं एसिड और बेस को समझाने से पहले कुछ एग्जांपल देखिए आप, जैसे हाउसहोल्ड एसिड एंड बेसिस है। देखिए एग्जांपल ऑफ कॉमन एसिड एंड बेसिस इन द होम। आपके अच्छा विनेगर, अच्छा आपने देखा होगा जब आप चाउमीन मोमो खाने जाते हो तो देखना वो एक सफेद कलर का एक छिड़का देते हैं और वो देने से आप जब चाउमीन मोमो खाते हो थोड़ा सा उसमें आपका खट्टापन आता है। वो क्या होता है कि खट्टापन, उसका रीजन क्या है? वो होता है हमारा विनेगर, सिरका। वो क्या होता है? हमारा विनेगर के कारण वो खट्टापन। तो क्या आपने आसपास नहीं देखा है
देखा है बिल्कुल। इसलिए आज के बाद आपको एसिड टॉपिक ही खत्म हो जाएगा कि वो देख के आपको पता चलने लगेगा कि हाँ ये कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अब देखिए लेमन जूस, लेमन जूस का आपने देखा नहीं, मतलब नींबू का जूस तो आपने देखा ही। तो नींबू का जूस जैसे आप लेमन जूस नाम लेते हैं तुरंत दिमाग काम करने लगेगा कि हाँ ये एसिड है। उसके बाद बैटरी एसिड। अच्छा, घरों में जो बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है, तो घर में जो बैटरी होता है, बैटरी के अंदर जो एसिड लगता है, मतलब जो होता है वो हमारा क्या है, बैटरी एसिड होता है। अब देखिए सोडा, सोडा में भी क्या होता है, हमारा एसिड होता है। उसी तरह बेस में कुछ उदाहरण, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का ही हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। अच्छा, कभी कभार आप जब कुछ फास्ट फूड या कुछ तेलीय पदार्थ खाते हैं तो देखना उसको फुलाने में किसका काम किया जाता है, कौन हेल्प करता है, बेकिंग सोडा। उसी प्रकार अमोनिया NH3, फिर साबुन, जो घर में आप साबुन का यूज करते हैं वो उसमें क्या होता है, आप क्या यूज होता है आपका, वो जो होता है आपका बेस होता है, ठीक है, साबुन में। और साबुन को जब आप लगा देगा चिपचिपाहट हल्का होगा, क्यों, क्योंकि उसमें बेस की मात्रा होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O, जो बोरेक्स का फार्मूला होता है। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण है। तो ये आप क्या, ये आपने ये लेमन जूस नहीं देखा कभी, ये बैटरी एसिड कभी नहीं देखा, तो ये सारे चीज हमारे देखे, साबुन के कभी नहीं देखा है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, हमारे आसपास की चीज, हमारे हम जो यूज करते हैं, दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, कुछ ना कुछ या तो एसिड रूप में होगा या तो बेस रूप में होगा, और इन दोनों को मिक्सर कर देंगे या तो सॉल्ट के रूप में होगा। तो इस कहीं ना कहीं इस रूप में पाया जाता है। अब देखिए एसिड और बेस को हम एक थ्योरेटिकल बेस पे खत्म करते हैं। देखिए एसिड, एसिड क्या होता है, एसिड को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका लिटमस पत्र को लेकर समझते हैं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि ये पूरा एकदम सही डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ लिटमस पेपर के आधार पर हम बताते हैं। बट यदि हम इसका सही डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो उसको हम आयन के आधार पर हम देखेंगे कि कौन एल्केनाइन उत्पन्न कर रहा है और कौन OH रेनाइन उत्पन्न कर रहा है, और उसका एक बेहतरीन और अच्छा डेफिनेशन है। लेकिन हम पहले शुरुआत में बेसिक मोड पर सीखते हैं, किसके आधार पर, लिटमस पेपर के आधार पर, और सीखते हैं। देखिए यहां आपको एक ब्लू लिटमस पेपर दिखाई दे रहा है और यहाँ आपका एक रेड लिटमस पेपर दिखाई दे रहा है, एक ब्लू लिटमस पेपर और आपका एक रेड लिटमस पेपर। अब ये आपको चित्र में समझाया गया है। आपके पास पहला क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। वो ब्लू लिटमस पेपर को जैसे आपने एसिड के अंदर डाल दिया, ये ब्लू लिटमस पेपर देखिए आपका रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है उसे हम एसिड कहते हैं। क्या कहा मैंने, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है तो उसे हम एसिड कहते हैं। अच्छा, उसी को ही उल्टा करके बोल लो। देखिए आपके पास क्या है, एक रेड लिटमस पेपर है और जैसे ये रेड लिटमस पेपर अपनी बेस के अंदर डाल दोगे, ये देखिए बेस है, तो जब मतलब बेस के अंदर डाल दोगे तो ये रेड लिटमस पेपर अब आपका ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। इससे आपने क्या समझा, जब ब्लू से रेड बन जाता है तो एसिड, और जब रेड से ब्लू बन जाता है तो आपका बेस। और ये पेपर में, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाता है तो एसिड, और जब एसिड तो उसे हम एसिड कहते हैं, और जब हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो एक शॉर्टकट भाषा में आपने एसिड और बेस का डेफिनेशन सीखा। अच्छा, इसके बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एसिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है। दूसरा, आप ये समझते हैं कि ये जो है इसका जो जलीय विलयन होता है वो L धनायन उत्पन्न करता है। इसका जो जलीय विलयन होता है क्या धनायन उत्पन्न करता है, L धनायन। जैसे मान लो HCl है और प्लस ये जल, कोई भी एसिड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, L धनायन उत्पन्न करता है। और यहाँ पे वैद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व उसके क्या करते हैं, नेगेटिव वाले चीज अलग हो जाते हैं। मैंने क्या बताया, कोई भी एसिड जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वह L धनायन मतलब हाइड्रोजन आयन बनाता है। यही चीज जब यहाँ पे आप देखोगे तो OH ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा, OH ऋणायन। जैसे यदि NaOH का आप विक्रिया कराते हो प्लस NaOH का विक्रिया कराते हो वाटर के साथ तो ये OH ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा, OH ऋणायन बनाएगा। तो जो L धनायन उत्पन्न करता है वो हमारा एसिड, जो OH ऋणायन उत्पन्न करता है तो हमारा बेस। क्या समझा, मैंने प्रॉपर्टीज में क्या क्या सिखाया आपको कि ये
ब्लू लिटमस पेपर जब रेड में बदल जाता है तो उसे हम एसिड कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज हमने क्या सिखाया कि ये जब पानी के जलीय विलयन में ये क्या देता है एस एनायन, ठीक है, और एक क्षार पानी के जलीय विलयन में क्या देता है OH रिनायन। दूसरा ये क्या होता है, एसिड विद्युत का एक बहुत ही अच्छा चालन होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है विद्युत का एक अच्छा चालन। ये चीज कॉमन है दोनों में, एसिड में भी एक विद्युत का अच्छा चालन होता है और बेस में भी ये विद्युत का एक अच्छा चालन होता है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखा कि एसिड का, कि हाँ ये रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और क्षार हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये इसका जलीय विलयन एस एनायन उत्पन्न करता है, इसका जलीय विलयन OH रिनायन उत्पन्न करता है। ये भी एक विद्युत का अच्छा चालन है और बेस भी हमारा एक विद्युत का अच्छा चालन है। तो अब इसको हम थ्योरेटिकल बेस पे यहां देखते हैं। देखिए एसिड क्या होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, अभी मैंने बोला कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। ये जलीय विलयन में क्या देता है एस एनायन उत्पन्न देता है। अभी मैंने बोला था जैसे HCl है, इसका जो जलीय विलयन है H2O, ये क्या देगा, ये देगा एस एनायन देगा, और जो नेगेटिविटी वाले एलिमेंट होते हैं ये अलग से टूट जाता है। अच्छा ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन, और इसी का ही दूसरा नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब या तो ये हाइड्रोजन आयन बना सकता है या तो हाइड्रोनियम आयन। अब ये देखो, ये जो एस एनायन है इसको पुनः H2O से अभिक्रिया करने पर H3O पॉजिटिव बन जाता है। देखो H पॉजिटिव और H2O, तो देखो एक आयन और ये दो, टोटल कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एस एनायन। इसका मतलब ये होता है हमारा हाइड्रोजन आयन और ये होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब देखो ये जलीय विलयन में एस एनायन उत्पन्न होता है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। तो आसान भाषा में कह सकते हैं एसिड का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। एसिड जलीय विलयन में एस एनायन उत्पन्न करता है, क्षारक जलीय विलयन में OH रिनायन उत्पन्न करता है। ये हमारे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये हमारा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आपके पास एक देखिए एक आया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और एक मतलब वीक एसिड। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। देखो अभी हमने पता चला है कि इसका एस एनायन उत्पन्न करता है। अच्छा, जो एसिड जलीय विलयन में अधिक मात्रा में एस एनायन उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं प्रबल। यदि कम मात्रा में एस एनायन उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं दुर्बल। क्या बोला मैंने, यदि अधिक मात्रा में एस एनायन उत्पन्न करता है तो प्रबल, कम मात्रा में एस एनायन उत्पन्न करता है तो दुर्बल। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या होता है, ये सारे एसिड अधिक मात्रा में एस एनायन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रबल अम्ल। जिसके अंदर जो HCl है वह बहुत अधिक प्रबल अम्ल होता है। लेकिन हाँ याद रखना, एस एनायन उत्पन्न तो करेगा लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पे, जब उसका जलीय विलयन होगा तब। यदि जलीय विलयन नहीं होगा तो फिर एस एनायन ही उत्पन्न नहीं करेगा, तो प्रबल और दुर्बल कहां से आएगा फिर। अब देखो दुर्बल अम्ल, ये दुर्बल अम्ल CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड, फिर ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड ऐसे हैं जो बहुत ही कम मात्रा में एस एनायन उत्पन्न करते हैं। अब एक टॉपिक आया सांद्र अम्ल। देखो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं सांद्र। सांद्र शब्द से आप समझिए, सांद्र मतलब होता है गाढ़ापन, सांद्र मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब ही क्या होता है, खुद डिसाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं कि पानी, चीनी का पानी, ठीक है, और मैं आपके सामने बोलूं शहद। अच्छा, उसमें से गाढ़ा कौन होगा, चीनी का पानी ज्यादा गाढ़ा होगा या तो मतलब शहद ज्यादा गाढ़ा होगा। इसका मतलब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो आपका चीनी का पानी है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और शहद में क्या होता है पानी की मात्रा कम है। इसका मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए उसे तनु कहेंगे, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए उसे क्या कहेंगे तनु, और जिसमें पानी की मात्रा कम हो जाए उसे कहेंगे सांद्र। लेकिन जब मैं अम्ल जोड़ दूंगा तो सांद्र में मैंने अम्ल जोड़ दिया, तो अम्ल का मतलब जिसमें अम्ल अधिक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी कम हो गया। अच्छा, सांद्र मतलब क्या हो गया, गाढ़ा। गाढ़ा कब होगा, जब पानी की मात्रा कम होगी। तो इसका मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम सांद्र, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम और तनु। तो आप पहले तो आप समझिए कि सांद्र किसे कहते हैं, तनु किसे कहते हैं। सांद्र मतलब गाढ़ापन, तनु मतलब हल्का।
अच्छा, इसका मतलब सांद्र मतलब पानी की मात्रा कम और तनु मतलब पानी की मात्रा ज्यादा। बस साइड में आप खाली अम्ल आ गया इसलिए बोल दिए, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम उसे सांद्र अम्ल। तनु अम्ल में जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम उसे तनु अम्ल। ठीक, इस तरह से आप टॉपिक को समझ सकते हैं। सेम टू सेम आप क्षारक में भी वही, तो अभी मैंने बताया अम्ल को सीखने के लिए अम्ल और क्षारक दोनों को एक साथ रिलेट करके यदि आप सीखेंगे, दोनों को यदि एक साथ रिलेट करके आप सीखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। दोनों को एक साथ रख के पढ़िए, दोनों का एक साथ तुलना कीजिए, कंपेयर करने के बाद देखिएगा दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन करके समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्षारक, ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले, इसका मतलब रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। ये जलीय विलयन में OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं और अम्ल क्या कर रहा था, S धनायन। प्रबल, अच्छा वही वाला आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, सेम टू सेम आपका वही होगा, जिसमें OH ऋणायन की मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है। जिस जलीय विलयन में OH ऋणायन की मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं, और जिसमें OH ऋणायन की मात्रा कम मात्रा में निकलती है उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। दुर्बल मतलब क्या होता है, वीक, और प्रबल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए क्षार, ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। क्षार देखिए, एक क्षार होता है क्षारक। क्षार क्या होता है, जो ये आपका क्षारक का क्षारा है, क्षारक का फॉर्मूला है, लेकिन ये सारे के सारे क्षारक ना पानी में बेहतरीन करके घुलते नहीं है, इसलिए जो जल में घुलनशील क्षारक कोई क्षार कहते हैं। ये सारे के देखो NaOH, KOH, COH का टॉइस NH4OH, ये सारे के सारे आपके क्षारक के उदाहरण है। बट सारे क्षारक क्या पानी में क्या घुलनशील है, नहीं। तो जो पानी में घुलनशील है, आसानी से घुल जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्षारक। इसका मतलब क्षारक मतलब बेस और ये क्षार मतलब एल्कली, उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप जब देखोगे तो देखना जो ग्रुप फर्स्ट के है, हाइड्रोजन को छोड़कर सारे के सारे आपका एल्कली मेटल है। इसका मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सारे के सारे आपके एल्कली मेटल। ठीक, उसी तरह ये क्या है, एल्कली है। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे NaOH जल में अच्छा घुलनशील होता है। KOH, MgOH का टॉइस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे पानी में क्या है, घुलनशील होते हैं। अच्छा सॉल्ट, अच्छा मैंने अभी बताया कि सॉल्ट को मतलब एसिड को समझा और बेस को समझा। एसिड और बेस को जब हम मिला देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्ट। क्या बोला मैंने, एसिड और बेस दोनों का जब हम रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा सॉल्ट। तो इसको हम रिएक्शन में बेहतरीन करके सीखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्ट बनता है। जैसे मैं सिखा दे रहा हूं, ये आपका एसिड हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो जब इसको हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारा बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो देखो एसिड और बेस की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है सॉल्ट और पानी। तो मैंने तभी वो KGF का उदाहरण लेके बताया था। जब हम कैरेक्टर को, एक एक चीजों के कैरेक्टर को समझने लगते कि हाँ हीरो ये है, विलेन है, तो खतरनाक करके हमें इमेज आने लगता है कि हाँ तो फिर मूवी इतना बहुत जबरदस्त होगा। तो सेम आप समझिए, एसिड को और बेस को यदि मैं समझा दूं या आप समझ जाए बेहतरीन करके तो हम समझ सकते हैं कि हाँ चैप्टर कितना बेहतरीन हो जाएगा। तो एसिड आपको समझ में आ गया, बेस आपको समझ में आ गया, दोनों को मिला दो, आपका क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा। अब बात आती है कि सॉल्ट तो खाली इसी कारण से सॉल्ट बनती है ना। कभी कभी आपने देखा होगा ये जो मतलब एसिड है, बेस है, तो हमें पता कैसे चलेगा। एक तो लिटमस पत्र के द्वारा पता चलता है कि हाँ ये एसिड है या बेस है, तो हमारा नेचुरल एक हो गया। अच्छा, तो क्या खाली उसी के द्वारा ही लिटमस पत्र के द्वारा पता चलता है? नहीं, इसको पता चलाने के लिए, इसका पता करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें होता है, जो किस किस के रूप में हो सकता है। नेचुरल रूप में भी हो सकता है, या तो हमारा मानव निर्मित के रूप में भी कुछ ना कुछ इंडिकेटर ऐसे हो सकता है। अच्छा देखिए, जैसे एक इमेज से मैं समझाना चाहता हूं। इमेज आपको दिखाई दे रहा है, हल्क दिखाई दे रहा है, आपके अलग अलग सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। शक्तिमान बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमारे समय का एक खतरनाक ही, मतलब बहुत ज्यादा हमारा बचपन शक्तिमान देखकर बीता है और बहुत मजेदार है। अच्छा अब खुद सोचिए, शक्तिमान एक रूप में क्या था, गंगाधर है, और एक रूप में शक्तिमान। तो हर वक्त
कहीं ना कहीं गंगाधर से अचानक, कि उसका पूरा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर ओमकार शास्त्री था, ठीक। और ये जब ये इमेज मैंने जानबूझ के स्किल लगाया ताकि हमारा भी बचपन याद आए और आप लोगों के साथ में उन्हें बांट पाऊं। आप लोगों का भी बचपन कहीं ना कहीं पबजी में जाता है, कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग घटनाओं में जाता है, इंस्टाग्राम में जाता है। हमारे वहां बचपन में बहुत ज्यादा गया, शक्तिमान में गया, फिर जूनियर जी में गया। तो देखिए मैं खाली समझाना क्या चाहता हूं, जब ये गंगाधर अचानक शक्तिमान का रूप लेता है, क्यों लेता है? ये ब्रूस अचानक, ये डॉक्टर ब्रूस अचानक हल्क का रूप लेता है, क्यों? अरे इनको क्या जरूरत होता है कि अचानक तुरंत ये रूप चेंज होना, और पता कैसे लगता है? तो इसके लिए कोई ना कोई सूचना देने वाला होता है, या कोई ना कोई सूचना इसे मिलता है। तो जिस कारण से इसे सूचना मिलता है उसे हम कहते हैं इंडिकेटर। आखिर जैसे इसे सूचना मिलता है कि हाँ गीता विश्वास खतरे में है, जैसे गंगाधर को संकेत मिलता है कि कहीं किलबिश आ गया, कपल आ गया, ठीक है, ये इनके जो किरदार होते हैं, तो जैसे ही कोई सूचना मिलता है, इंडिकेटर मिलता है, तुरंत गंगाधर से क्या बन जाता है? ये शक्तिमान बन जाता है। या कोई इंडिकेटर ऐसा मिल जाता है कि तुरंत शक्तिमान से गंगाधर बन जाता है। तो ये सारे के सारे ये कि चेंज क्यों होते हैं? चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें कोई ना कोई इंडिकेटर का काम करता है। आखिर ये इंडिकेटर क्या है? तो सेम केमिस्ट्री में भी कोई ना कोई इंडिकेटर का काम करता है, सूचना देने का काम करता है। आखिर वो सूचना देने का काम कौन करता है? उसी को हम क्या कहते हैं? सूचक। तो जो सूचना देने का काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? सूचक। अब सूचना कौन कौन देता है? जैसे कहने का मतलब, तो सूचक क्या होता है? या तो रंगों के आधार पर चेंजेस आएगा, या तो गंध के आधार पर चेंज आएगा। जैसे लिटमस पेपर पर मैं लेके समझाऊं तो ब्लू से रेड हो रहा था और रेड से ब्लू हो रहा था, तो आप क्या समझेंगे कि रंग में चेंज होने का जो संकेत देता है, आखिर उस समय जब जो लिटमस पेपर संकेत देता है कि हाँ ब्लू से रेड हो गया, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि एसिड है। अच्छा, जब लिटमस पेपर संकेत देता था, इंडिकेटर का काम करता था क्या कि ये रेड से ब्लू हो जाता था, तो तुरंत हमारा दिमाग काम करने लग गया कि हाँ ये बेस होता है। तो आखिर इंडिकेटर तो खाली क्या रंगों में चेंज के बाद ही क्या हमें पता चलता है कि ये एसिड है, या खाली हमें क्या गंध में चेंज होने के बाद पता चलता है कि एसिड है? नहीं, ये रंगों के साथ साथ गंध में भी पता चलता है, तो दोनों को लेकर हम समझ सकते हैं क्या। तो अब देखते हैं, जैसे सूचक, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। क्या बोला मैंने? रंग या गंध या तो अम्लीय में बदल जाएगा या तो क्षारकीय में बदल जाएगा। उससे हम पता करते हैं कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है। अब देखते हैं कुछ सूचक के उदाहरण को लेकर हम समझते हैं। सूचक के टाइप देखिए, या तो नेचुरल इंडिकेटर होगा और या कृत्रिम या संश्लेषित सूचक होगा। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, कृत्रिम सूचक को हम क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं, ठीक। और एक होता है गंधीय सूचक। देखिए प्राकृतिक सूचक में कैसे कैसे होता है, ये पौधों में पाए जाते हैं। जैसे लिटमस, लिटमस का जो पौधा होता है उसे हम कहते हैं लाइकेन, उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन। और लाइकेन का जो मेन जो कलर होता है जो वो होता है बैगनी कलर। उसी तरह से हम क्या होता है? लाल पत्ता गोभी। उसी प्रकार से हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी। मैं इमेज के जरिए ये बेहतरीन करके आपको समझा दूंगा क्या ये है क्या। अच्छा, उसी तरह आप देखिए कृत्रिम में ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाइलफ्थलीन, ये सारे के सारे क्या है आपका? कृत्रिम। गंधीय सूचक, गंध में क्या? जैसे आपने प्याज, अच्छा जो प्याज का जो रस होगा वो क्या कलर में थोड़ी ना चेंज हो रहा है, उसके क्या है? गंध में चेंज होता है। तो क्या होगा? इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सारे के सारे क्या है? गंध में चेंज होता है। तो या तो कुछ सूचक ऐसे, इंडिकेटर ऐसे है जो हमारा किस में काम करेगा? जो हमारा कलर चेंज में काम करेगा, या तो कुछ इंडिकेटर ऐसे है जो हमारा स्मेल मतलब गंध में काम करेगा, ठीक। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है और इसको मैं आप जो थ्योरेटिकल है इसको मैं हर एक इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये नीले कलर का होता है अम्ल में, लेकिन क्षार में गुलाबी कलर का हो जाता है। फिनाइलफ्थलीन ये रंगहीन होता है और बेस में ये गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज, ये देखिए ये फिनाइलफ्थलीन, ये मेथिल ऑरेंज आपको पता होना चाहिए, ये मानव द्वारा निर्मित है, कृत्रिम सूचक है। ये क्या होता है? ये एसिड में आपका लाल हो जाता है बट बेस में आपका ये पीला हो जाता है। प्याज का रस,
अब क्या, ये प्याज का अब रंग में परिवर्तन नहीं होगा, ये रंग अब गंध में परिवर्तन होता है। तो ये प्याज का रस अम्ल में क्या होता है, तीक्ष्ण गंध देती है, लेकिन ये क्षार में कोई गंध देती ही नहीं है। उसी प्रकार वेनिला, वेनिला का समान गंध रहती है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है, बट बेस में कोई गंध नहीं देता है। लौंग का तेल, ये समान गंध रहती है, बट बेस में आपका कोई गंध नहीं देती है। अब इसको मैं इमेज के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए लिटमस, ये लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है, ये लाल हो जाता है और क्षार में नीला। लिटमस क्या होता है, लाल हो जाता है और क्षार में नीला हो जाता है। उसी तरह आपका देखिए, ये जो आपका लाल पत्ता गोभी का रस लाल हो जाता है, उधर हरा हो जाता है। ये देखो, ये रेड लाल पत्ता गोभी लाल हो जाता है अम्ल में, और आपका हरा हो जाता है आपका क्षार में। उसी तरह देखिए हल्दी, हल्दी देखिए पीला होता है, तो हल्दी आपका पीला होता है, तो ये आपका एसिड में कोई रंग नहीं बदलती है, बट आपका क्षार में क्या होता है, रंग अम्ल के अंदर डालोगे तो अम्ल के अंदर डालने पे इसका कलर क्या हो जाता है, ये कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। लेकिन जब क्षार के साथ डालोगे तो ये रेड से ब्लू में चेंज होता है, मतलब नीले में चेंज हो जाता है। उसी तरह जैसे ये जो लिटमस पत्र है, ये किस में चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड में, ठीक। उसी तरह क्या होता है, जैसे ये देखिए लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी को जैसे ही इसमें तुम अम्ल के अंदर डालोगे उसका चेंज किस में हो जाएगा, लाल में चेंज हो जाएगा। लेकिन वही लाल पत्ता गोभी किसमें, लाल ही रहेगा, इसमें कोई लाल पत्ता गोभी अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता, वो लाल ही रह जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो क्या होता है, हरे में चेंज हो जाएगा। ये जो लाल पत्ता गोभी क्या है, जैसे एसिड के अंदर डालोगे और एसिड के बेस के अंदर डालोगे, बेस के कारण उसका कलर चेंज हो जाएगा हरे में। उसी प्रकार हल्दी, हल्दी क्या होता है, एसिड में कोई बदलाव नहीं करता है, बट आपका बेस में वो लाल हो जाता है। अच्छा, आपको पता है कि हल्दी पीला कलर का होता है, तो ये जैसे अम्ल के अंदर अभिक्रिया कराओगे, अम्ल से कोई रिएक्शन प्रैक्टिकल करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आता है। लेकिन वही पीला जब तुम बेस में डालोगे तो पीला किस कलर में चेंज हो जाता है, क्षार मतलब लाल कलर में चेंज हो जाता है, ठीक। हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ये क्या होता है, अम्ल में ये नीले कलर का हो जाता है, लेकिन क्षार में क्या कलर का हो जाता है, गुलाबी। तो ये आप याद रखना, क्योंकि पेपर में 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि हाँ जो हल्दी होता है वो अम्ल में कौन सा परिवर्तन करता है, तो आप लिख देना हल्दी अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं करता है, बट बेस में वो लाल कलर का हो जाता है। इसमें एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा बारीकियों से कि आपका नेचुरल एसिड कैसा होता है और मिनरल एसिड कैसा होता है। देखिए ये आपका नेचुरल एसिड क्या होता है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जो जो स्रोत हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक। जैसे मेथेनिक एसिड HCOOH, एथेनिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, ये सारे के सारे आपके क्या है, आपके सारे के सारे आपके क्या है, आपका नेचुरल एसिड के आपके उदाहरण है। अब देखिए ये जो एसिटिक, पेपर में 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। देखिए अब आप उदाहरण के जरिए के साथ साथ मैं आपको इमेज से भी समझाना चाहता हूं। एसिटिक एसिड जैसे CH3COOH, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। इसी का दूसरा नाम होता है एथेनोइक एसिड। जब मैं 4 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 4 में ये एसिड, फिर एथेनोइक, एथेनॉल, बहुत ही जबरदस्त करके मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ सिखाऊंगा कि हाँ एसिटिक एसिड कैसे बनता है, ठीक। ये देखो CH3COOH, ये किस में पाया जाता है, विनीगर। ये किस में पाया जाता है, विनीगर, मतलब सिरके में पाया जाता है। देखो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, ये विनीगर सिरके में पाया जाता है, और भी बहुत जगह पाया जाता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि विनीगर में पाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए ये आपका एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड किस में पाया जा रहा है, अमरूद में, आंवला में। देखिए आपका जो एस्कर्बिक एसिड है ये विटामिन का एक रूप है। एस्कर्बिक एसिड क्या है, ये विटामिन का एक है, और ये विटामिन का एक टैबलेट होता है, जो टैबलेट लेने से आपको एस्कर्बिक एसिड, अच्छा जिस तरह ये टैबलेट लेने पे आपको एस्कर्बिक एसिड की पूर्ति होती है, यदि आप आंवला खाओगे, अमरूद खाओगे तो भी आपको एस्कर्बिक एसिड की ही पूर्ति होगी। उसी तरह हम समझ सकते हैं, देखिए
साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड किसमें? नींबू में पाया जा रहा है, संतरे में पाया जा रहा है, और कुछ अदर मतलब खट्टे फलों में भी हमें क्या मिलता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O7। साइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है C6H8O7, और किसमें पाया? नींबू में पाया जा रहा है, संतरे में पाया जा रहा है, कुछ अलग अलग खट्टे फलों में भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर देखिए आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो पेपर में आता है। लैक्टिक दूध में क्या, खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो आपको तुरंत लगा देना है लैक्टिक एसिड। अच्छा, पेपर में यदि क्वेश्चन आए कि मतलब दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको तुरंत लगा देना है लैक्टिक एसिड। ठीक, देखिए ये जो लैक्टिक एसिड है, ये जो लैक्टिक एसिड है, ये किसमें पाया जाएगा? देखो लैक्टिक एसिड, आपको लैक्टिक मतलब जो दूध पुराने हो जाते हैं, अर्थात कुछ दूध है ना धीरे धीरे खट्टा हो जाता है, उस दूध को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक। उस दूध में हमें क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। अच्छा, जब हम दही खाते हैं तो देखना दही खाते वक्त थोड़ा खट्टापन लगता है, उस खट्टेपन को हम क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड कहते हैं। उसी तरह देखिए ये आपका मैथेनिक अम्ल, मैथेनिक एसिड को हम फार्मिक एसिड भी कहते हैं। देखिए ये जो मैथेनिक एसिड है, मैथेनिक एसिड, अच्छा चींटी जब डंक मारती है तो देखना एकदम एक जलन टाइप का होता है। जलन टाइप का क्यों होता है? क्योंकि वो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, इसीलिए हमें डंक। अच्छा, बिच्छू जब काटते हैं तो बिच्छू में इतना खतरनाक मतलब वो मैथेनिक फार्मिक एसिड पाया जाता है कि लोग मर जाते हैं। इसका मतलब उसके डंक में कितना ज्यादा जहरीला होता है। इसका मतलब वो एसिड यदि बॉडी में ज्यादा मात्रा में फैल जाए तो हम मर जाते हैं। तो इसको सोचिए कि बिच्छू के डंक में भी वो पाया जाता है और कितना जहरीला होता है। तो इसका मतलब देखिए फार्मिक एसिड किन किन जीवों में होता है? देखिए चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है, बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड होता है, जुआ के डंक में फार्मिक एसिड होता है, बर्रों के डंक में फार्मिक एसिड हो जाता है। और फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH। फार्मिक एसिड का जो फार्मूला होता है HCOOH, इसे ही हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया था? देखिए टमाटर आपने देखा ही होगा, तो टमाटर देखना, उसमें टमाटर में हल्का खट्टापन लगता है। तो खट्टापन क्यों लगता है? क्योंकि उस टमाटो में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। ठीक, अब देखिए ये जो टमाटर है, टमाटर में आपका क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। मैं इमेज के जरिए इसलिए समझाना चाह रहा हूं ताकि आप आसपास अपने आप को देखे और अपने आप आसपास देखे समझ सके कि हाँ इसमें ये एसिड पाया जाता है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2C2O4, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब देखिए आपका टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड क्या होता है? टार्टरिक एसिड आपका क्या होता है? इमली, इमली में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसका टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला था C4H6O6, C4H6O6, C4H6O6। ये इसमें कौन सा अम्ल मतलब ये अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू। तो इस तरह से आप एक मतलब आप बढ़िया करके इमेज के सहारे आप पता कर सकते हैं हाँ कौन से एसिड में मतलब कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, अमरूद में, गोवा में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड ये आपका नींबू में पाया जाएगा, संतरे में पाया जाएगा। ठीक, लैक्टिक एसिड आपका खट्टे दूध में पाया जाएगा, फिर जाकर आपका दही में पाया जाएगा। फार्मिक एसिड कहाँ? जुए के डंक में, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ये सारे में आपका फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में आपका कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। फिर आपका इमली में कौन सा एसिड? और आपका टार्टरिक एसिड। तो इस तरह से पेपर में आप किस तरह से आता है? पेपर में आपका डायरेक्ट ये आता है, पेपर में आपका आता है कि हाँ दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा लैक्टिक एसिड। अच्छा, आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरह से आपको इसमें बताना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इमेज के जरिए बहुत मस्त करके आपको समझ में आया होगा। और आपको यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। और बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो आपका इसके रिएक्शन के आधार पर आएगा, और रिएक्शन बहुत मस्त करके आपको सिखाया जाएगा। और हो सके तो अधिक से अधिक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।